नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो महिला पत्रकारों के सामने चुनौतियां। कल मैंने चर्चा की थी कि मैं एक प्रोग्राम में गया था जिसमें 4 बहुत दमदार महिला रिपोर्टर और संपादक नीलाभ मेमोरियल लेक्चर में आई थी और हमने वादा किया था कि हम इस विषय पे बात करेंगे। और वहाँ पे जो 4 महिलाएं आई थी, अभी हमारे साथ हिना फातिमा जुड़ी हैं, वो भी महिला पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं। और हमारे हमारी सहयोगी भी हैं और काफ़ी क्रांतिकारी रिपोर्टर हैं। काफ़ी समय इनका आजकल सिंघू बॉर्डर में बीतता है, दफ्तर में कम। अ, आज जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं हिना, तो ये क्योंकि आप खुद महिला हैं और अभी आप करियर के काफ़ी शुरुआत में हैं, तो बहुत हौसला है। हम लोग मिले, आप भी थी वहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और वो जो 4 महिलाएं थीं, पहले तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए और उनके काम के बारे में बताइए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। नेहा दीक्षित थी उसमें उसमें नवकिरण थी। एक इंस्पिरेशन की तरह है वो, क्योंकि वो आरएसएस की तरह जो आरएसएस ये सोचता है कि महिलाओं का काम सिर्फ घर में रहकर रोटी पकाना है, उनका काम बाहर निकलकर काम करना नहीं होता है। अगर वो उस आरएसएस के खिलाफ जाकर कोई काम कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग भी की है, एक जहां उन्होंने जिक्र किया कि असम में जिस तरह से आरएसएस लड़कियों की तस्करी कर रहा है, और जिस तरह से उनके पेरेंट्स जो हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है कि वो प्रूफ कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के सामने कि वो उनके बेटियां हैं भी या नहीं है। और जिस तरह से उनका आइडियोलॉजिकली, या फिर कहें कि जिस तरह से उनका सोच बदल दी जा रही है, या फिर उनको ट्रेन किया जा रहा है उन लड़कियों को, उसमें उनका काम ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। और साथ ही वो जिस तरह से एक सरकार की तरफ से, या कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड जिस तरह से ट्रोलिंग चल रही है जी, ऑनलाइन, जी। जो खतरा है एक तरह से, वो भी नेहा को झेलना पड़ रहा है। और उन्होंने जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस हम लोग को बताया है कि उनके साथ आजकल क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह का थ्रेट उनको मिल रहा है, लगातार उनको ऑनलाइन धमकियां आती हैं, कोई उनको स्टॉक करता है, उसको पता होता है कि नेहा आजकल कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं, जी, क्या करती उनके हैं, उनको उनके रेप उनके थ्रेट। घर पे हमला हुआ है। जी। और उनको उनके फेस पर तेजाब फेंकने की बात कही गई है, उनका रेप करने की बात की गई है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। वहीं नवकिरण जो हैं, उन्होंने एक आज किसान आंदोलन जो चल रहा है, पूरा इतना बड़ा आंदोलन है जो पूरे देश भर में चलाया जा दफ्तर में रहा कम। है अ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। आज जिस उसमें नवकिरण ने एक न्यूज़पेपर निकाला जो किसानों की बात किसानों के बीच में रखता है। और ये न्यूज़पेपर इसलिए ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह से लोगों का मीडिया के ऊपर से जी, भरोसा उठता जा रहा है, ये उस भरोसे को कायम करने के लिए न्यूज़पेपर काम करता है। तो ट्रॉली टाइम्स की नवकिरण जो है वो संपादक हैं, और 7,000 जो है कॉपियां निकलती हैं रोजाना, और जो लोगों के बीच में जाती हैं। और ये सिर्फ मतलब किसानों के बारे में चर्चा करता है, किसानों के मुद्दों के बारे में चर्चा करता है। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि नवकिरण को लेकर कुछ आईटी मतलब स्पेशल सेल के लोग जो हैं दिल्ली पुलिस के, वो नवकिरण को ढूंढते हुए उनके बारे में पूछताछ करते हुए लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा न्यूज़पेपर जो सिर्फ किसानों के बीच में रहकर किसानों की ही बातें सिर्फ किसानों के बीच में ही दे रहा है, वो सरकार के लिए आज खतरा बन गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि वो शायद न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन बाहर उतना नहीं है जितना वो किसानों के बीच में ही जितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इस्मत आरा जो अभी क्या द वायर में काम कर रही हैं, और उन्होंने दिल्ली राइट्स की रिपोर्टिंग की है। और वो जिस तरह से बता रही हैं कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं उनको लेकर जिस तरह की धमकियां आ रही हैं, और अभी जो उन्होंने खबर की है जो 26 तारीख को घटना हुई है किसान आंदोलन को लेकर, उसमें एक शख्स को गोली उसका उसके गोली मतलब जिस तरह से खबरों में कहा जा रहा है कि उसकी गोली लगी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है, उन्होंने वो रिपोर्ट की है। और राइट विंग की तरफ से जो है उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। द वायर के जो एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो ये सारे चीजें अभी मतलब
जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा जाए, जो एक सरकार के खिलाफ कहा जाए या सरकार की नीतियों के खिलाफ कहा जाए, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ आजकल यही चल रहा है। इस्मत आरा का एक इंटरव्यू बहुत चर्चा में है, वायरल हो रहा है। उन्होंने जी कपिल मिश्रा का इंटरव्यू लिया और बहुत बहादुरी से लिया। उनके झूठ को उनके सामने ही दिखा दिया। मैं दोस्तों को वो इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ और बड़े बड़े पत्रकारों को उनसे सीख लेनी चाहिए। वो एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आई हैव मैसेज नहीं दिया था, स्पीच नहीं था, एक नारा था, आई हैव इट ऑन माय नारा। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। सर आपने एक नारा दिया था, क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को गोली मारो। सर जामिया देश के नारे में है नहीं, तो आपको अभी बोलो, आप चला गया मेरे को। सर अगर उसमें जामिया की देश है तो जामिया की है, अलीगढ़ भी है सर इसमें, और लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ। सर मैं दिखा सकती हूँ आपको। सर ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को, जामिया के गद्दारों को, एएनयू के गद्दारों को। हाँ ये वीडियो है, ठीक है। सर करें 19 दिसंबर। तो ये वीडियो उन्होंने दिखाया और कपिल मिश्रा के सामने कोई चारा नहीं था कि वो अपनी गलती मान ले कि उन्होंने वो नारे लगाए थे। ये इतनी हिम्मत वाला काम है। एक व्यक्ति, कपिल मिश्रा जैसा आदमी जिसके पीछे पुलिस है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जाहिर सी बात है उसके हौसले बढ़े हुए हैं। अभी न्यूज लॉन्ड्री ने बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की है कि किस तरीके से वो हिंदू इकोसिस्टम बना के एक ट्रोल आर्मी, और ट्रोल आर्मी क्या, वो एक मिलिशिया पैदा कर रहे थे, खड़ी कर रहे थे। तो इस्मत आरा जो अभी उनको बहुत साल नहीं हुए हैं, वो इतनी हिम्मत के साथ उनके सामने बैठ के उनको दिखा दिया। ये देश के बड़े बड़े पत्रकारों को इस यंग जर्नलिस्ट से सीखना चाहिए। जी प्रशांत जी, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जो मतलब मैं ऐड करना चाहूंगी। इस वीडियो को देख के जितना मुझे अच्छा लगा उतनी तकलीफ भी हुई इस वीडियो को देख के, क्योंकि ये इस्मत ने जो किया, ये जर्नलिज्म का बेसिक काम है, सवाल करना आपका बेसिक काम है। और अफसोस की बात है कि आज हम एक इतने बुरे दौर में जी रहे हैं। एक मीडिया की इस तरह की सूरत बन गई है कि जहां हम एक सवाल करने को भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। रविश कुमार जो कर रहे हैं, इस्मत जो कर रही हैं, नेहा जो कर रही हैं, कविता बुंदेलखंडी जो कर रही हैं, या नवकिरण जो कर रही हैं, या बाकी लोग और जितने भी इस दौर में आज जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके काम को प्रेस करना बेसिकली ये दिखाता है कि हम मीडिया की शक्ल हमने कितनी खराब कर दी है, या कितनी बदसूरत हो गई है वो आज के। हो सकता है बदसूरती को लेकर भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं होगा, लेकिन एक अलग उसको लेकर कहा जाए कि जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रहा है, अगर कोई इंसान बेसिक जर्नलिज्म भी कर रहा है तो आज हम उसको इतना प्रेस करते हैं, या इतना उसको आगे बढ़ाने के लिए इतना ग्लोरीफाई हम लोग कर देते हैं कि उसको मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि हमने मीडिया को लाकर कहाँ खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये बेसिक जर्नलिज्म है। जी देखिए, ये जो पत्रकारिता के सामने चुनौती है, खासकर महिला पत्रकारों के सामने, ये नई नहीं है। लेकिन हाँ, आज महिला पत्रकार थोड़ी ज्यादा तादाद में आने लगी हैं। हम लोग एक मीडिया स्टडीज ग्रुप की स्टडी के बारे में भी चर्चा करेंगे ही ना। और 80s में, मतलब जब हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे या सोच रहे थे, उस वक्त बहुत 4 ताकतवर महिला रिपोर्टर्स जो हैं वो थी, और उसमें सीमा मुस्तफा, उसमें रितु सरीन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रही हैं इंडियन एक्सप्रेस में लंबे समय से। मुझे नहीं लगता कि इतनी एक्सक्लूसिव बाईलाइन इंडियन एक्सप्रेस में किसी और रिपोर्टर की रही होगी। सीमा मुस्तफा अपने समय की तेज तर्रार, अभी मौजूदा समय में वो सिटीजन की फाउंडिंग एडिटर हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, चेयरपर्सन रह चुकी हैं। अनीता प्रताप CNN में रही, और उसके पहले वो संडे मैगजीन में रही। चित्रा सुब्रमण्यम, अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स में पॉलिटिक्स करके प्रधानमंत्री बन गए
उसमें बड़ा योगदान मैं कहूंगा कि चित्रा का था, क्योंकि ये जेनेवा में रहकर रोज बोफोर्स का इन्वेस्टिगेशन और स्टोरीज कर रही थी। ये 4 बहुत ताकतवर रिपोर्टर्स 80 के दशक की, जिनको मैं कहता हूं कि ये फेमस 4 ऑफ 80s थी, हाई प्रोफाइल रिपोर्टर्स। उस वक्त ये बहुत यंग थी, अब तो अपने 60s में है ये लोग। और उसके अलावा बहुत और जिनके साथ मैंने काम किया, विद्या सुब्रमण्यम है, तवलीन सिंह है, इसमें सरोज नागी है, नीरजा चौधरी है, पॉलिटिकल एडिटर रही हैं इंडियन एक्सप्रेस की। सीमा गुहा, आपकी जनरेशन उनको नहीं जानती होगी। सीमा गुहा ने एलटीटी के समय, एलटीटी का जब सिविल वॉर हो रहा था श्रीलंका का, उस वक्त वो श्रीलंका के वॉर जोन से रोज रिपोर्टिंग कर रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। सीमा चिश्ती एक बड़ा नाम रहा है। कल्याणी शंकर हिंदुस्तान टाइम्स में रही हैं। शिवानी भटनागर, नोरा चोपड़ा, स्मिता गुप्ता, बहुत सारे, कुमकुम चड्ढा, हमारे मतलब जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो ये सारी महिला ताकतवर पत्रकार थी। और शिवानी भटनागर जिनकी मौत हो गई, वो सीबीआई कवर करती थी, और उन दिनों मेरी भी सीबीआई बीट होती थी, और मैं डर के अखबार खोलता था कि शिवानी भटनागर ने आज क्या स्टोरी कर दी है कि जो मेरी क्लास लगेगी जाके ऑफिस में। ये बहुत ताकतवर महिला रिपोर्टर थी। अफसोस की बात यह है कि इतनी ताकतवर महिलाएं, इनमें से एक भी एडिटर इन चीफ नहीं बना। सीमा मुस्तफा जी एडिटर बनी तब जब उन्होंने अपना वेंचर लॉन्च किया। तो ये सब बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बीट में रही हैं, और उन बड़ी बीट में रहने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद नीना व्यास एक ऐसी पत्रकार थी कि वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी होती थी तो आज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन दिनों प्रवक्ता होते थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे जी जी, वो बहुत परेशान हो जाते थे उनके सवालों से। आडवाणी जी उनके सवालों से परेशान हो जाते थे। लेकिन ये इतनी तेज तर्रार महिला रिपोर्टर्स रही अपने समय में, पत्रकार रही, आज भी लिख रही हैं, लेकिन ये एडिटर इन चीफ नहीं बनी। एडिटर इन चीफ का पोजीशन जो है वो पुरुषों के लिए सुरक्षित लगता है। जी बिल्कुल। ये आज के दौर में भी है उसी तरह से। आज बहुत ही कम आपको शायद एडिटर इन चीफ या संपादक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगी। अगर महिलाओं के बारे में बात की जाए तो जिस तरह का मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस पिछली कंपनी में मैं थी वहां पर आउटपुट प्रोड्यूसर पर शायद 2 या 3 लड़कियां थी बामुश्किल। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए महज 1 लड़की थी, और बाकी जितने लोग थे वो सॉफ्ट काम किया करते थे। सॉफ्ट काम मतलब आप क्लिपिंग कटवा दीजिए, प्रोडक्शन का बेसिक काम। उनको कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं दी जा रही थी। और बाकी मतलब जैसे मुझे ग्राउंड रिपोर्ट्स का काफी ज्यादा चाहती हूँ कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स ही करूँ, उसमें आगे जाऊं। तो हम लोगों ने डबल, मतलब मुझे जो कहा गया कि आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स करना चाहती हैं तो आपको डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो डबल शिफ्ट करके आप ग्राउंड रिपोर्ट्स करते थे, फिर ऑफिस में आके आपको काम करना है, ऑफिस का काम संभालना है। तो इस तरह से चीजें चली। हालांकि अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मिली है, सीखने को काफी ज्यादा मिला है, लेकिन इस तरह की काफी चैलेंजेस हैं साथ में। बाकी और ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी जिस तरह से मीटू मूवमेंट पूरा चला है, हम उसको देखें तो वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर जिस तरह से सामने चीजें आई हैं, या वोकली जितना औरतों ने और जितनी बड़ी तादाद में औरतों ने ये बात रखी है, वो अभी एमजे अकबर केस हारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही एक मतलब वो एक होप है एक तरह से। और शायद जो अभी भी महिलाएं जो इस तरह से चुप हैं वर्क प्लेसेस में, वो बढ़कर आगे निकलकर उनको करेज मिलेगा उस चीज को लेके। बहुत हॉरिबल स्टोरीज मैंने पढ़ी, गजाला की स्टोरी पढ़ी मैंने, बहुत से लोगों की कहानियां पढ़ी जो कि बहुत हॉरिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, और एक रिपोर्टर मैं भी लंबे समय रिपोर्टर रहा हूँ। एक रिपोर्टर की चैलेंज होता है, चुनौतियां ये होती हैं कि सोर्स निकालनी है,
खबर निकालनी है, वेरीफाई करना है, एक्सक्लूसिव करना है। कुछ बीट पे आप है तो उस बीट का भी दबाव होता है कि कोई दूसरा एक्सक्लूसिव ना कर दे, मेरे पास वो खबर पहले हो। फिर डेडलाइन के प्रेशर्स हैं, ट्रीटमेंट है, टेलीविजन में है तो कुछ ग्राफिक्स बनाना है, कुछ और चीजें हैं। ये सब तो प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं। ये मर्द रिपोर्टर के सामने भी हैं, महिला रिपोर्टर के सामने उतने ही। फीमेल करस्पॉन्डेंट रिपोर्टर्स के सामने दूसरे चैलेंजेस हो जाते हैं। उसकी लड़ाई शुरू होती है घर से और वो चलती है दफ्तर तक, दफ्तर से फील्ड में, फील्ड से दफ्तर की ड्रॉपिंग तक, रात में जब वो घर जा रही होती, तमाम मतलब वो सुबह से लेकर रात तक उसको प्रोफेशनल चैलेंजेस के अलावा तमाम सारे और चैलेंजेस होते हैं। वो क्या चैलेंजेस है और आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि घर से शुरू होती है, तो घर से ही लड़ाई शुरू करनी पड़ती है सबसे पहले तो, कि आपको उस पितृसत्तात्मक जो परिवार का आपका स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिर ऑफिस के अंदर सबसे पहले कि आपको अगर फील्ड रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको अपने संपादक से या बाकी जो आपके बॉस है उनसे लड़ाई करके जाना पड़ता है। लेकिन फील्ड में जो है आज एक अलग तरह से जो है लड़ाई शुरू हो गई है। पहले तो शायद ये होता था कि हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, हमें बीट नहीं मिल रहा है, या हमें बाइट देने को कोई राजी नहीं है। लेकिन आज के वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जितनी भी शायद अभी तक मैंने रिपोर्टिंग की है, फील्ड में मैं गई हूँ, कोई भी एक रिपोर्टिंग मुझे याद नहीं है जहां मुझसे ये सवाल ना किया गया हो कि आप गोदी मीडिया तो नहीं है। सबसे पहले लोगों को यकीन दिलाकर उनसे कि हम जनता के रिपोर्टर हैं, हम लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लाना ही सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है। तो ये और उसमें आपके साथ गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है लोगों के साथ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा ये कि जो फेक न्यूज है उससे लड़ने का काफी बड़ा चैलेंज है, ये चीज है। और तीसरा जो है अभी मतलब सरकार को लेकर देखा जाए तो जिस तरह से एक तो आप महिला हैं और अगर आप माइनॉरिटीज हैं या दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं तो आपके सामने डबल चैलेंजेस हैं। दूसरा आपका जो प्रोफेशन है, जिस तरह से सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से अटैक कर रही है, अपने प्रोफेशन बचाने का भी बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज है। या तो आप गोदी मीडिया की तरह, जिस तरह से जिसको पॉपुलर गोदी मीडिया कहा जाता है, या तो आप उसकी तरह काम करना शुरू कर दीजिए, तो आप मिनिमम लेवल पे थोड़ा सेफ हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपको सरकार की तरफ से बहुत कुछ कहा नहीं जाएगा। जी, इस्मत जब कपिल मिश्रा के सामने बैठी थी तो इस्मत के बारे में मैं यही सोच रहा था कि जो सांप्रदायिकता है उसके तमाम चेहरे हैं, उन चेहरों में एक बहुत भयानक चेहरा है, वो पितृसत्तात्मक समाज का चेहरा है। और जिसका जिक्र आप कर रही, वो बहुत घिनौना चेहरा है। उसके सामने बैठकर इस्मत आरा ने उस चेहरे का नकाब उतार दिया, एकदम उसको खाली कर दिया। बिल्कुल। और इस्मत के साथ एक चीज ये भी है कि वो जामिया से भी बिलोंग करती है, तो महिलाएं माइनॉरिटीज भी और वो जामिया से भी बिलोंग करती है। तो और जिस तरह से सरकार देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज पर, जामिया पर, शाहीन बाग पर, जेएनयू पर, और जिस तरह से हमला किया गया है एक तरह से, या जिस तरह से अटैकिंग मोड में रही है, और कपिल मिश्रा लगातार जिस तरह से कहते रहे हैं, तो वो एक काबिले तारीफ चीज है कि इस्मत ने उन गुर्राने वाली आंखों में आंखें डालकर उनसे वो सवाल किया है और उनको बताया है कि आपने जो है वो मतलब एक बेनकाब किया है, जो आप जिस बात को आप लगातार कह रहे हैं। साथ में जिस तरह से ऑनलाइन थ्रेड चल रहा है इस्मत को लेकर, या जिस तरह से पूरा इंस्टीट्यूशन देखा जाए, जिस तरह से वो काम कर रहा है, फेसबुक ने उनकी पूरी जो बाइट है या जो भी उनका फीड है उसको डिलीट कर दिया है, वो अपलोड ही नहीं हो रहा है फेसबुक पर। तो पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो जी ये कल इस्मत ने अपने फेसबुक पे स्टेटस डाला है, जहां उन्होंने बताया है कि जो वो फीड डाल रही हैं कपिल मिश्रा को लेकर, ये फेसबुक ने डिलीट कर दिया है और वो अपलोड हो ही नहीं रहा है। लोग उसकी मास रिपोर्टिंग हो गई। जी, मास रिपोर्टिंग भी हो गई है। और इंस्टीट्यूशन बेसिकली सबको पता है कि अगर मोदी जी मार्क जुकरबर्ग को गले लगा रहे हैं तो वो ऐसे ही गले नहीं लगाते हैं। जी। उसके पीछे पॉलिटिकल एक और मैं इस पे बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। 2006 का एक सर्वे है, मीडिया स्टडीज ग्रुप
ने एक सर्वे किया विमेन करस्पॉन्डेंट्स पे, और वो सर्वे मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ। अब ये सर्वे ये कह रहा है कि जो करस्पॉन्डेंट्स हैं देश भर में, सारे जिलों का सर्वे किया गया था, केवल 2.7%, 2.7% ही करस्पॉन्डेंट महिलाएं हैं। बिल्कुल 6 राज्यों में, जिसमें कि 6 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें कि असम, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, उस वक्त जब सर्वे हुआ था एक भी संवाददाता महिला नहीं थी। और सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी वो उनको मिली उस सर्वे में, वो आंध्र प्रदेश में मिली। तो ये एक बड़ा मतलब चौंकाने वाला सर्वे था कि इतनी ज्यादा कम रिप्रेजेंटेशन है आधी आबादी का मीडिया में। बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर देखा जाए, जिस तरह से मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में कवर कर रही थी, वहाँ पे विमेन की क्या स्टेटस है फिलहाल, तो अभी वहाँ पे महज 2 या 3 महिला रिपोर्टर्स हैं, और वो भी एक ऐसा जोन है जो पूरा जो अनरेस्ट जोन है, जिसमें कुछ ना कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं, जहाँ पे आर्मी फोर्सेस लगी रहती है, और जितने भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं वो ज्यादातर डेस्क का काम वहाँ पे करती हैं, फील्ड में कम उतरती हैं। और कुछ केस स्टडीज पढ़ने पे मालूम हुआ कि किस तरह से जो त्रिपुरा के जो सीएम रहे थे बिप्लब कुमार देव, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोविड के दौरान एक महिला पत्रकार ने जिस तरह से कोविड की जिस तरह से नेग्लिजेंस हो रही थी वहां पे, जिस तरह से नजरअंदाजी या जिस तरह से सिस्टम काम नहीं कर रहा था कोविड को कंट्रोल करने में, विप्लव देव का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं मर्द हूं और अपने शब्दों पे टिका रहता हूं, और जिस तरह से जर्नलिज्म किया जा रहा है वो क्या कहते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका कहने का मतलब उस तरह से था। और 2 दिन बाद उस महिला रिपोर्टर पर हमला हो जाता है। सो ये इस तरह की स्थिति है आज। मतलब कश्मीर देख लें या फिर नॉर्थ ईस्ट देख लें, अभी तक हम लोग कहते थे कि वहां पे या रूरल इंडिया में जो महिलाएं पत्रकार हैं या फिर जो भी बाकी जनरल पत्रकार भी हैं, वो सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ 1-to-1 वाला फेस टू फेस उनके साथ रिपोर्टिंग होती थी, रिपोर्टिंग करते थे और वो फेस टू फेस आ जाते थे एक दूसरे के साथ में। लेकिन अब ये दिल्ली राजधानी में भी होने लगा है कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि जो इंडिविजुअल रिजॉल्व है जो उनका महिला पत्रकारों का, उसके बलबूते पर वो अपनी जगह बना रही हैं। एक और उस सर्वे का आयाम था जो मैं दिखाना चाहता हूं कि जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस होती हैं उसमें, यानी ये ब्यूरो चीफ है, न्यूज एडिटर है, इनपुट एडिटर है, आउटपुट एडिटर है टेलीविजन में, एडिटर इन चीफ है, ये जो पोजीशंस है जहां फैसले करने होते हैं न्यूज रूम के अंदर मैनेजमेंट के या खबरों के, वहां पे सिर्फ 17% महिलाएं पहुंच पाती हैं। दिल्ली में अंग्रेजी मीडिया में ये 37% है, लेकिन बाकी देश की स्थिति बहुत खराब है। और केवल थोड़ा बहुत फर्क जो है वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में थोड़ा सा बेहतर है। जो महिला संपादक हैं वहां पे कुछ कुछ दिख रही, कुछ को मैं भी जानता हूं, तो सिक्किम में है। तो लेकिन जैसे मैंने चर्चा की कि 80s में बहुत तेज तर्रार और अभी भी बहुत अच्छा काम करने वाली महिला पत्रकार हुई हैं, जिनकी फ्रंट पेज पे रोज बाईलाइन आती है, वो भी डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में नहीं पहुंच पाती है। ये एक बड़ा रोड़ा है। ये हमारे ख्याल से आज के दौर में इसको चुनौती है और इसको देखना होगा। बिल्कुल। और जिस तरह से आप 17% बता रहे हैं कि जो डिसीजन पोजीशन पर पहुंची हैं, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे पहुंची हैं, वहां पर उनका डिसीजन जो है और जो उनका ओपिनियन है वो लिया जाता है या उसको कंसिडर किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। जी जी। और बहुत इसमें क्या होता है कि बहुत कुछ दया का भाव, कुछ इनसिक्योरिटी जो हमारा पितृत्मक समाज है वो भी खड़ी करता है चुनौतियां। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक टीवी चैनल में
नाइट शिफ्ट में लड़कियों को डालना शुरू किया, हम्म तो मुझे बहुत अपोजिशन हुआ महिला पत्रकारों की तरफ से। नहीं, वो उन्होंने स्वागत किया कि वो नाइट शिफ्ट करने को तैयार है, हम्म लेकिन बाकी जो हमारे पुरुष कोलीग थे उनकी तरफ से हम्म अरे अकेली रिपोर्टिंग करेगी रात में और सेफ नहीं है हम्म वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम्म होती है। तो हम्म लेकिन वो सिलसिला चला और वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अब मुझे दिखता है कि नाइट शिफ्ट में लड़कियां काम करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल काम करती हैं और उसको एंजॉय भी करती हैं नाइट शिफ्ट को, क्योंकि रात शायद एक ऐसी चीज है जो इस देश की महिलाओं को देखने को नहीं मिलती है जी ज्यादातर। जी। और अब मुख्तलिफ बीट में दिखाई दे रही, क्योंकि पहले मतलब विमेन रिपोर्टर्स का मतलब ये होता था कि फैशन में डाल दो, कोई बिल्कुल बिल्कुल। कल्चरल बीट में डाल दो, क्राइम रिपोर्टिंग में कम महिलाएं हम्म आई हैं, लेकिन हम्म आई हैं। और रिपोर्टिंग के बहुत चैलेंजेस जो रिपोर्टिंग के होते हैं उनको फेस किया है, और हम्म शुरू से भी आ, हम्म जो आज के जमाने की टेलीविजन रिपोर्टर रही हैं बरखा दत्त, उनकी माँ प्रभा हम्म दत्त अपने समय में हम्म हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ रिपोर्टर थी, और वो बहुत कम महिला पत्रकारों में उस वक्त थी जो चीफ रिपोर्टर बनी थी। जी जी। तो ये अभी बहुत जैसे हम अपवाद लोग, है, लेकिन ये सब जी प्रशांत जी, जैसे अभी हम देखें कि हम किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करते हुए हमारी एक पंजाबी की जो एक रीजनल जर्नलिस्ट थी उससे हमारी मुलाकात हुई, और किस तरह से इस दौर में लोग जो पॉलिटिकल लोग थे वो पॉलिटिकल हो गए हैं और पॉलिटिकल बीट करने लगे हैं, किसान आंदोलन को कवर करने लगे हैं। उस महिला से जब हमारी बात हुई तो उसने हमें बताया कि वो एक धर्म पर एक शो करती थी, एंकर थी उसकी, लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ तो वो किसान अपने ऑफिस में लड़कर वो किसान आंदोलन को कवर करने आई हैं, पॉलिटिकल खबरें लेकर जाती हैं, और वो दिन रात वहां पर कितने दिनों से वहां पर वो किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पे जो है वो एक रूम लेकर कहीं पर वो रुकी हुई थी। सो ये इस तरह की कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो लीड ले रही हैं, खासतौर से मीडिया में भी। और अभी देखा जाए आज के दौर में भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी के दौर में, मोदी सरकार के दौर में जर्नलिज्म जितना मुश्किल हो गया है, इसमें देखा जाए तो लीड जो है, जिस तरह से शाहीन बाग आंदोलन में महिलाओं ने लीड ली थी या किसान आंदोलन में महिलाएं लीड ले रही हैं, उसी तरह से मीडिया में जो है महिलाएं जो है वो लीड ले रही हैं। ज्यादातर देखा जाए जितना भी मतलब एट्रोसिटीज देखी जाए, ज्यादातर तो वो महिलाओं की रिपोर्टिंग पर ही की जा रही है। बिल्कुल। और प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस हैं। स्टिल मैं कहूँगा कि महिला पत्रकार जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, और आज के दौर की, पिछले दौर की महिला पत्रकारों का जिक्र मैंने किया, आज के दौर की भी नेहा दीक्षित ने बहुत हिम्मत वाली रिपोर्टिंग की है। और राना अयूब है, राना अयूब ने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, उनको थ्रेट्स आती हैं, उनकी ट्रोलिंग होती है। बहुत सी ऐसी महिला पत्रकार जिनकी ट्रोलिंग होती है, जिनको थ्रेट्स हैं, उसके बाद भी वो मैदान में डटी हुई है। ये बहुत खुशी की बात है जी, ये बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि ये आधी आबादी का जो चैलेंज है मीडिया के अंदर, ये बहुत मजबूत है, और ये समय रहते और भी बढ़ेगा। और आज की चर्चा यहीं तक, और ये हौसला जो है ये बना रहे, और बहुत सारी इस्मत आरा और नेहा दीक्षित और पैदा हो, और कपिल मिश्रा जैसे जो नेता हैं उनको जो है निरुत्तर करें उनको। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आज का यहीं तक बहुत शुक्रिया डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।